हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि हमारा है इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा जब हमने इसको परफॉर्म किया था कि हमने इसके अंदर क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंटल इसकी वैल्यू निकाली है और एक बार इसको क्या किया है, वेरीफाई भी किया है, राइट। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, पहले इसको एक्सपेरिमेंटल निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला भी आपको बता दिया जाएगा और साथ में इसके अंदर हम कैसे इसके कनेक्शंस करते हैं। मैंने इसीलिए आपके देखो एक्सपेरिमेंट की ये पिक भी ली हुई है ताकि इसके कनेक्शंस मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि किस टाइप से हम इसके कनेक्शंस करते हैं और कैसे कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। अब करना क्या है ये देखो कि सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट। ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है बेटा, एक तरह से एक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है इम्पीडेंस? एक रेजिस्टेंस होता है जो आपके इस सर्किट के अंदर रहेगा और आपको उसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, जैसे आपने देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक कनेक्शन दिख रहे हैं। ठीक है, आपको जो इस पूरे सर्किट के कनेक्शन करने हैं वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करने हैं। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग करने हैं? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करने हैं। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर करेंगे तो हमारे पास दो टाइप से आपके इसकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, एक तो जो हमारी एलसीआर तीनों जब हम कनेक्शन के अंदर एक साथ लेके चलते हैं सीरीज में, ठीक है, तब हमारे पास एक इम्पीडेंस का फॉर्मूला आता है जो अगर आपको ध्यान हो तो इस तरीके से आता है, आपका जेड इम्पीडेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, आपका अंडर द रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्ससी का स्क्वायर। ठीक है, जहां पे आर क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस की वजह से जो आ रहा है ये है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका एक्सएल होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके पास एक्ससी होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन जब मैं सीरीज में वैसे पुट कर रही हूँ तो मेरे पास यानी कि आपने ohms लॉ तो पढ़ा ही होगा ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो R किसके इक्वल हो जाएगा, V बाई आई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को सीरीज में देखूं तो टोटल जो रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया जेड, वो किसके इक्वल हो जाएगा, V इफेक्टिव अपॉन में आपका I इफेक्टिव के इक्वल हो जाएगा। यानी कि आप इसमें से टोटल वोल्टेज इफेक्टिव निकाल लीजिए और टोटल जो करंट इफेक्टिव आ रहा है उन दोनों को डिवाइड करके जो निकालोगे वो एक टोटल इन तीनों के सीरीज की वजह से क्या आ जाएगा, वहां पे एक करंट, सॉरी, वो जो रेजिस्टेंस आएगा वो आपके पास आ जाएगा, इम्पीडेंस आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो मैंने वेरिफिकेशन की बात कही थी वो तो आपने जो अभी पहले बताया था, यानी कि इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो वी इफेक्टिव और आई इफेक्टिव आएगा, उन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो जेड इफेक्टिव आएगा, हम वेरिफिकेशन के लिए उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम इन तीनों को सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, फिर इन इसकी वोल्टेज की और जो करंट हमारे पास है आईएमएस करंट आरएमएस आपकी वी आरएमएस एंड आई आरएमएस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और फिर अपनी वैल्यूज को उसमें पुट करके जेड इफेक्टिव निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आपको ये वाला निकालना है पार्ट, तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, इस सर्किट को जो आपने यहाँ लिया हुआ है उसके अंदर से अगर ओनली रेजिस्टेंस की वजह से जो आपका इम्पिडेंस आया था उसको लेना है तो कनेक्शंस ओनली रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग ही किए जाएंगे। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ओनली आपको एल के कॉरेस्पॉन्डिंग ही कनेक्शंस करने पड़ेंगे। एक्सी को निकालना है तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कैपेसिटर के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आपको कनेक्शन करनी है और फिर तीनों की वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जेड जो आपका इम्पिडेंस है जेड, वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा और हम ये देखेंगे कि हमारा जो तीनों जब सीरीज में थे तब जो जेड है और एक एक करके हमने जो फाइंड आउट किया है और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी है,
वो दोनों जेट आपके अप्रोक्सीमेटली सेम आएंगे। ठीक है, इसका एज सच कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है आपकी, जैसे हमने लास्ट वाले बार पेंडुलम के अंदर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करी थी और उसको स्टैंडर्ड जी की वैल्यू से वेरीफाई किया था। तो जितना एरर आया था हमने उसको मेजर कर लिया था कि एरर कितना परसेंटेज आया है। ऐसा एज सच इसके अंदर कोई जेड की जो वैल्यू है वो आपकी फिक्स नहीं होगी, पर्टिकुलर सर्किट टू सर्किट इसका वैरी कर रहा है, इसीलिए हमें इसके अंदर दोनों ही वैल्यूज को फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखना पड़ेगा कि ये दोनों के क्या हमारी इक्वल आ रही हैं। अगर इक्वल आ रही है इसका मतलब हमारा जो एपरेटस है, जो हमने कैलकुलेशंस की हैं, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं वो करेक्ट है। ठीक है, हमें इसके अंदर ये चीज देखनी होती है। अब देखो इसके कनेक्शंस मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, तो है ना, सभी को विजिबल होगा। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि ये सर्किट है जिसके अंदर ये आपका वोल्टमीटर है और ये आपका मिली एमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जब हम किसके बारे में, बेटा इसकी पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। दिखाने से पहले पहले इसके कनेक्शंस देख लो। ठीक है, फिर इसकी टेबल दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। पहले मैंने क्या कहा था, आपको सिंपल जेड इफेक्टिव के लिए निकालना है, फिर आपके रेजिस्टेंस के लिए अलग, आपके कैपेसिटिव के लिए और इंडक्टर के लिए अलग अलग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर अगर एलसीआर को तीनों इकट्ठा करना है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस सर्किट का यूज करना पड़ेगा जो यहाँ बनाया हुआ है। अगर आपको ये रिमेम्बर है ना तो कनेक्शन इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग करने हैं। ठीक है, ये क्या है, अपना सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये सोर्स है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, ये इंडक्टर है, यहाँ ये देखो सिंबल ये रहा इंडक्टर का, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का सिंबल यहाँ है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर का सिंबल यहाँ है। फिर ये करंट, करंट किससे यूज मेजर कर रहे हैं, ये मिली एमीटर से, तो मिली एमीटर यहाँ है, इसका मतलब इसकी कनेक्शंस यहाँ होंगे। ठीक है, अब देखो ये सोर्स है, सोर्स का एक कनेक्शन आपका किसके अंदर जा रहा है, वोल्ट मीटर में, और सोर्स ही किससे कनेक्ट है, आपके इंडक्टर के, ये इनपुट है ये आउटपुट है। तो इसका मतलब इस सोर्स का एक जो हमारे पास है कनेक्शन, ये दो दिख रहे हैं ना आपको, इसका मतलब एक पार्ट तो किस में जा रहा है, वोल्ट मीटर में, और एक किसके अंदर जा रहा है, इंडक्टर के अंदर। तो मैं इसका एक कनेक्शन किसके अंदर कर दूंगी, इसके अंदर, और एक कनेक्शन किसके साथ कर दूंगी, आपके इंडक्टर के साथ कर दूंगी। ठीक है, जैसा देख सकते हो यहाँ पे भी। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक कनेक्शन किसके साथ कर दिया, आपके इसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ। ठीक है, अब दूसरा कनेक्शन किसके साथ होगा आपका, दूसरा होगा किसके साथ, आपका ये वाला सोर्स का कनेक्शन किसके साथ, इंडक्टर के इनपुट के साथ। तो सोर्स का कनेक्शन इंडक्टर के इनपुट के साथ मैंने कर दिया। ठीक है, फिर क्या होगा इसके अंदर, यहाँ से देखो कि इंडक्टर का जो आउटपुट है वो किसकी है, कैपेसिटर की इनपुट है। इसका मतलब इंडक्टर का आउटपुट ये है और कैपेसिटर का इनपुट ये है, तो यानी कि एक वायर यहाँ पे भी कनेक्ट होगी। ठीक है, तो एक वायर मैंने क्या कर दी, यहाँ पे भी बेटा कनेक्ट कर दी। ठीक है, देख सकते हो ना, कैपेसिटर का जो आउटपुट, इंडक्टर का आउटपुट है वो क्या होगी, कैपेसिटर की इनपुट हो गई है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या देख सकते हो, कैपेसिटर का आउटपुट कनेक्ट है रेजिस्टेंस के इनपुट के साथ। ठीक है, तो कैपेसिटर का जो आउटपुट है वो क्या हो गया, कनेक्ट हो गया आपके रेजिस्टेंस के इनपुट के साथ कनेक्ट हो गया। फिर क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस का जो आउटपुट है वो आपके जो मिली एमीटर है उसके इनपुट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस का आउटपुट किसके साथ कनेक्ट कर दिया, आपके मिली एमीटर के इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जस्ट क्या करना है आपको, दो कनेक्शन आपके पेंडिंग है, कौन कौन से, एक तो आपने जो वोल्टमीटर था इसका इनपुट तो सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, आउटपुट भी तो सोर्स के साथ ही, क्योंकि पूरे का पूरा इसको चलाने के लिए हमें इसको ही देना पड़ेगा, क्योंकि यही वोल्टेज मेरी इसके पास, तीनों के पास अपने आप चली जाएगी। ठीक है, इंटरनली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको पूरा का पूरा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये जो वोल्टमीटर है इसका जो आउटपुट है आपका, वो आपको इसके आउट सोर्स के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव ग्राउंडेड टर्मिनल के साथ। और जो आपका यहाँ पे देख सकते हो जो आपका एमीटर है, मिली एमीटर है, उसका भी जो नेगेटिव टर्मिनल यानी कि जो आउटपुट वाला है ये किसके साथ कनेक्ट है, आपके सेकेंड पार्ट ऑफ द सोर्स के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक्स आपको दिख रहे हैं दोनों हॉर्न्स, इसको इनके इनके अंदर जो वायर है वो किसके अंदर साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी, इन ब्लैक ब्लैक वाले के साथ, यानी
यानी कि इन दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। आप देख सकते हो एक तो मैंने इस तरीके से ये वाला इसको ग्राउंड कर दिया, और दूसरे वाले में क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास है वोल्ट मीटर का ये वाला कनेक्शन भी मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको तीनों की तीनों को समझ में आ गया है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया इसके अंदर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे इसको भी मैंने ग्राउंड कर दिया और उसको भी मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब क्या काम करना है आपको, अब आपको एक एक लेके चलना है। मैंने बताया था ना, रेजिस्टेंस के लिए, कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए, तीनों के लिए आपको कैलकुलेट करना है। अगर तीनों के लिए कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है बेटा, देखो जैसे यहाँ पे मैंने सपोज क्या कहा आपको कि सिर्फ क्या लेके चलो, सिर्फ आपको कैपेसिटर के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैपेसिटर के लिए कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब ये वोल्टेज के साथ तो पूरा यू का यू कनेक्शन रहेगा, लेकिन जो आपकी इनपुट सोर्स की किसके पास जा रही थी, पहले इंडक्टर के पास। तो अब मैं इंडक्टर और रेजिस्टेंस को तो ले ही नहीं रही, क्योंकि खाली मैं कैपेसिटर की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो इसीलिए मेरी डायरेक्ट जो इनपुट है वो किसके अंदर, कैपेसिटर में, और कैपेसिटर की आउटपुट डायरेक्ट किस में चली जाएगी, आपकी मिली एमीटर में चली जाएगी। जैसा आप इसके अंदर देख सकते हो, देखो ये हमारे पास इनपुट थी, ये देखो किसके अंदर चली गई, आपके कैपेसिटर की इनपुट में चली गई। ठीक है, और कैपेसिटर का आउटपुट किसके अंदर चला गया, देख सकते हो कैपेसिटर का आउटपुट मैंने मिली एमीटर में दे दिया, और फिर मिली एमीटर का जो आउटपुट है वो दोबारा से मेरे सोर्स से कनेक्ट था, तो मिली एमीटर का आउटपुट मैंने दोबारा से किसके साथ कर दिया, सोर्स के आउटपुट यानी कि ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, तो ये वाला इस तरीके से हो गया। अब क्या करना था आपको, तो तीनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ओनली कौन सा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी फाइंड आउट करना है, और क्या पास जो रेजिस्टेंस है वो भी करना है। तो यहाँ पे जो आपने क्या किया है, इसका इनपुट किसके साथ कनेक्ट कर दिया, आपके कैपेसिटर के इनपुट के साथ, तो एज इट इज इसको उठा के आप इसमें इंडक्टर में डाल दोगे, और जो इंडक्टर का आउटपुट है वो अब क्या देगा, आपका इस मिलियमीटर से कनेक्ट होगा। क्योंकि जब हम खाली इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में बात करते हैं तब ये दोनों हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये वाला टर्मिनल जो आपका आउटपुट है इंडक्टर का, वो ही सीधा मिलियमीटर से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो हम उसी को ही क्या करेंगे, सीधा मिलियमीटर से कनेक्ट करेंगे, जैसा आप यहाँ पे इजीली देख भी सकते हो। ठीक है, ये सारे कनेक्शंस तो एज इट इज है आपके, और जो इनपुट है आपका, ये देखो ये आ रहा, ये देखो ये वाला देखो वायर नीचे से आ रहा है, और फिर इसके बाद मैंने कहा करा इसको इसके इंडक्टर के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला टर्मिनल, इसका आउटपुट किसके अंदर कनेक्ट हो गया, आपके इसके साथ। ठीक है, मिली एमीटर के साथ, और मिली एमीटर का फिर सीधा आपका ग्राउंड हो गया ये वाला सेकंड टर्मिनल। ठीक है, तो ये खाली आपका किसके लिए हो गया, इंडक्टर के लिए। अब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इन दोनों टर्मिनल इनको हटा देंगे, और सोर्स का जो सीधा इनपुट है वो किसके पास चला जाएगा, आपका रेजिस्टेंस के इनपुट में चला जाएगा। ठीक है, तो सीधा हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के इनपुट के अंदर कर देंगे, और फिर उसका जो आउटपुट है वो किसके साथ आ जाएगा, आपका मिली एमीटर के साथ, और मिली एमीटर का आउटपुट क्या हो गया, ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, इसके अंदर सारे के सारे इसके कनेक्शंस है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपने टेबल के ऊपर चलते हैं। टेबल के अंदर आपने क्या करना है, आपने करंट की वैल्यू देनी है। ठीक है, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, वोल्टेज को सेट करते हैं और करंट को नोट डाउन करते हैं, बेटा गलत कर रहे हो। ठीक है, आप करंट दोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज की रीडिंग्स को नोट करना है आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपकी जो करंट है आपका मिली एमीटर के अंदर, उसकी वैल्यूज को आप यहाँ दोगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पीछे उसमें देखो, यहाँ पे ये आप देख सकते हो। ठीक है, 0 to 1 के अंदर सपोज यहाँ पे कितने हैं, 10 टर्मिनल्स हैं, डिविजन हैं, 10 डिवीजन है, तो 1 आपका कौन सा .1 का हो गया। तो ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, आप जैसे ये नॉब आपको दिख रही है बेटा, इसको रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, इसके मूव करने के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज होगी। इस करंट की चेंज वैल्यू पे ये वोल्टामीटर क्या रीडिंग शो कर रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, कैसे देखेंगे, पहले इनका लिस्ट काउंट देखिएगा, 0 to 1 है। ठीक है, 0 to 1 के अंदर डिस्टेंस डिफरेंस कितने का है, 1 का, लेकिन 0 to 1 आने में डिवीजन कितनी लग रही है, यहाँ पे 10 डिविजन है। ठीक है, आप काउंट करिएगा, वहां पे आपको पता भी चल जाएगा, 10 डिविजन है, तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.1, मीन्स कि इसके अंदर एक डिवीजन काउंट होगी 0.1।
तो यानी ये 0.9 और फिर 1 आएगा, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आप इसके कोरस्पॉन्डिंग कर देंगे। सिमिलरली वोल्टामीटर का भी लिस्ट काउंट इसी तरीके से निकलेगा। 0 to 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है और इनके बीच में 10 डिवीजन है, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 0.1 का ही इसका भी डिफरेंस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मिली एमीटर की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और फिर वोल्टामीटर की जो भी रीडिंग्स आएंगी उनको नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो रीडिंग्स हैं बेटा वो 2 टाइप्स की इसके अंदर हो रही है। एक तो आप सिंपल आपका जेड निकालोगे इफेक्टिव, ठीक है, यानी कि ये निकालना है। और दूसरा हमारे पास जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला था, अंडर द रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, एक वो कैलकुलेट करना है। तो यानी कि आपको 4 वैल्यूज चाहिए होंगी इसके लिए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर एक वैल्यू जो मैंने करंट की दी है, मैं उन्हीं करंट की कॉरेस्पॉन्डिंग ही क्या करना है हमें इसके अंदर आपका इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस तीनों की ही वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ही करना बेटा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब इसमें देखो, इसीलिए जो वैल्यू आप लेके चल रहे हो वो थोड़ा इजी लेके चलना, जिसको आप नॉब के कॉरेस्पॉन्डिंग दोबारा से वहीं पे ही सेट कर सको। ठीक है, इस तरीके की मिली एमीटर की वैल्यू लेके चलना। ठीक है, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 1 मिली एम्पियर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर ले लिया, तो यहाँ पे उस वैल्यू के ऊपर कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू जो मेरी वोल्टमीटर शो करेगी वो मेरी ये अक्रॉस एलसीआर के वोल्टेज आरएमएस की फॉर्म में दे देगा। ठीक है, फिर क्या करना है, ये सिंपल आपका क्या है, एल सी आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओनली जो मैंने आपको दूसरे वाले कनेक्शंस बताए थे ना कि ओनली एल को कनेक्ट करेंगे, ओनली सी को कनेक्ट करेंगे और ओनली आर को कनेक्ट करेंगे, ये वैसे आपका होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो एल प्लस आर है बेटा, यहाँ पे जो भी हम प्योर उसमें लेके चलते हैं तो वो उसकी वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब वहां पे फिर भी कुछ ना कुछ करंट है, यानी इसके अंदर इंटरनल कोई ना कोई कॉइल का रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए हम इसको क्या करके चलते हैं, एल प्लस आर को की रीडिंग, इसका मतलब हम टोटल जो रीडिंग है वो एल प्लस आर की ले रहे हैं, लेकिन हमें एल चाहिए होता है, इसीलिए हम लास्ट में इसको नेग्लेक्ट भी करेंगे, मतलब इसको रिमूव करेंगे, वो आप देखेंगे आगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सी और आर की वैल्यू हम ले लेंगे। यहाँ पे तो जो आपकी ई आर एम एस बाई आर एम एस था, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे जेड को, इनका मीन ही हमारा वेरिफिकेशन वाला जो फॉर्मूला है उसका टोटल देके जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, एक्सेल डैश हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेल डैश क्या हो जाएगा, ई एल डिवाइडेड बाय आई आर एम एस। अब बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे बेटा, आई आर एम एस के अंदर जो वैल्यू थी वो मिली में है। यहाँ पे मिली वाली चीज क्या चली जाएगी, न्यूमिनेटर में चली जाएगी, यानी कि 10 की पावर प्लस 3 में आ जाएगा। ठीक है, ये जरूर याद रखना, क्योंकि आप ना नीचे उसको मिली को मिली रखते हो। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, सपोज 4000 आ रही है, तो डिवाइडेड बाय आप वो करके 1000 और कर देते हो, तो 4 लिख देते हो सीधा। ठीक है, 4 लिख देते हो सीधा, लेकिन ये भी तो ध्यान में रखो कि मिली ऊपर जा रहा है तो 10 की पावर प्लस 3 में कर देगा, तो यानी कि 4 की पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो वो प्लस में करके जा रहा है, तो इसकी 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 इन तीनों जेड आपने जो इफेक्टिव निकाला उसकी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की और रेजिस्टेंस की, तीनों की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी भी इन दोनों को डिवाइड करोगे वैल्यू को और मल्टीप्लाई में कितना कर देना, 10 रेज़ टू पावर प्लस 3 कर देना और उसको सॉल्व करना। ठीक है, फिर इन सब का क्या करना है, यहाँ पे मीन करना है आपको। ठीक है, मीन करने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है। अब क्योंकि जो हम रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं, आपको पता है अभी कॉइल का रेजिस्टेंस मैंने एल के अंदर ऐड कर रखा था, इसका मतलब अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रही हूँ, तो टोटल रेजिस्टेंस के बारे में जब भी बात की जाएगी बेटा, तो हमारे पास जो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जा रहा था, जो हमने आर से निकाला था वो, प्लस में जो इंडक्टर इंटरनली जा रहा था उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा उसके साथ में आएगा। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस कौन सा लेना है आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू दी हुई होगी, देखो जैसे यहाँ पे डीसी रेजिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 का दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ 30 है। ठीक है, तो आपका जो इस वाले फॉर्म से जो भी रेजिस्टेंस आया है उन सब का मीन करने के बाद आपने क्या करना है, 30 को इसमें प्लस कर देना है और फिर टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किसमें मेजर होता है, ओम में होता है, इसीलिए यहाँ पे ओम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इंडक्टर लेके चलना है। अब इंडक्टर जो है आपका वो टोटल कितना, एक्सल डैश
डैश की फॉर्म में, ये नहीं कि हमें तो एक्सेल निकालना है और एक्सेल के साथ में क्या है, स्मॉल आर भी ऐड है, तो हमें उसको रिमूव करना है। रिमूव करोगे तो एक्सेल का डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एक्सेल का स्क्वायर, तो एक्सेल कितना हो जाएगा आपका, अंडर द रूट ऑफ एक्सेल डैश का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास एक्सेल डैश, आप पीछे वाले जो आपकी टेबल है ये वाली टेबल से आप इजीली कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है, इस वाली टेबल से आप कैलकुलेट कर चुके हो। इसके अंदर आपको क्या करना है, जस्ट ये जो आर था यानी कि 30 था, 30 का स्क्वायर आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपके पास ओम आ जाएगा। अब ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस यानी कि एक रेजिस्टेंस है जो आपके इंडक्टर के अंदर जा रहा था, उसको आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू भी किस में रहेगी, इसकी यूनिट भी किस में रहेगी, ओम में रहेगी, ठीक है। और एक्सी की तो डायरेक्ट आपके पास वैल्यू थी, आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप इसको निकाल लोगे। तो यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू है इम्पीडेंस की जेड की फॉर्म में, वो आप यहाँ पे लिखोगे, और जो इम्पीडेंस आपके फॉर्मूले से निकल के आया है वो यहाँ, यानी कि आपने एक तो कौन सा वैल्यू लिखना है, इनका जो किया था वो ओम करके, ठीक है, मतलब इनका जो मीन करके जो आपकी वैल्यू आई थी वो तो आपका एक्सपेरिमेंटल आ गया, ठीक है। और जो आपने कैलकुलेटेड था फॉर्मूले से, जो तीनों की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल के यहाँ पुट करी है वो यहाँ करनी है, तो ये आपस में हमारी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। ये कितनी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो अगर x की वैल्यू, अगर यहाँ इम्पिडेंस की वैल्यू x है तो ये भी हमारी x ही आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस तो हमारी कैलकुलेशन की वजह से या कैसे भी करके हमारा आ सकता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एरर के थ्रू बता सकते हैं कि इसके अंदर हमारा इतना एरर आया है। एरर का फॉर्मूला क्या है, बच्चे बार बार भूल जाते हैं। एरर होता है आपका एग्जैक्ट वैल्यू माइनस में जितना आपका चेंजमेंट आया था वो अपॉन में आपकी एग्जैक्ट वैल्यू इनटू में 100 करके, इस तरीके से एरर परसेंटेज की फॉर्म में निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस में आपकी थियोरेटिकल वैल्यू माइनस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल वैल्यू इनटू में 100%, ठीक है। इस तरीके से करके आप उसकी वैल्यू को परसेंटेज में निकाल सकते हो। और मैंने आपको बताया कि बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये गलत तो नहीं हो गया, इसका इतना एरर आ रहा है, तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। 10% से अगर लेस एरर है तो इसका मतलब आपका प्रैक्टिकल ठीक है। अगर 8% भी एरर है तो भी ये है कि ठीक है प्रैक्टिकल, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो कि 2 या 3 बार परफॉर्म करके पर जो एरर आपकी आई है वो कम होती जाए, 1 2 इस तरीके से होती जाए, इतनी 8% में भी ना आए, उसको बार बार परफॉर्म करो ताकि एरर को रिमूव किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब हम वाइवा के क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि पहले हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें लगाई हुई हैं उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग इसके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हमने इसमें रेजिस्टेंस का यूज किया है, इंडक्टर का यूज किया है, कैपेसिटर का यूज किया है, वोल्टेज इसके थ्रू जा रहा है तो कितना होएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखनी है, रेजिस्टेंस हम कैसा कैसा यूज कर सकते हैं। फिर हम इम्पिडेंस के क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि पहले बेसिक पता होगा तभी तो हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट के वाइवा के क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम यही काम करते हैं। पहले हम रेजिस्टेंस देखते हैं, तो रेजिस्टेंस तो सबको ही पता होगा, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है वही क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस होता है। इसकी यूनिट कितनी होती है बेटा, ओम में होती है, ठीक है। आप इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलो, सबकी यूनिट किस में होगी, ओम में। सबकी यूनिट किस में होगी, ओम के अंदर, तो ये जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि हम कैसा मटेरियल यूज कर सकते हैं रजिस्टर के लिए। हम मैग्नीन या कंस्टेंटन का यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही हमारे एलॉय होते हैं। जो मैग्नीन होता है ये हमारा कॉपर मैग्नीज एंड निकल का बनके तैयार होता है, और ये वाला हमारा निकल एंड कॉपर का बनके तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस क्या होता है, जो आपका किसी भी जो कॉइल वगैरह है उसके थ्रू जितना वो अपोज करता है करंट को, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब इसके अंदर लेंज लॉ भी एप्लीकेबल होता है। इंडक्टर के अंदर जो कॉइल होती है वहां लेंज लॉ भी होता है। लेंज लॉ क्या कहता है कि वो जितना उसके थ्रू करंट पास करता है उसको उसी के उसमें अपोजिट उसमें क्या करता है, करंट उसको डायरेक्शन को जो हमारी ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसके अपोजिट में वो प्रोड्यूस कर
देता है, ठीक है, वो हमारा लेंज लो है। अब ये कहता है व्हाट हैपेंस टू द वोल्टेज व्हेन करंट थ्रू द इंडक्टर इज कांस्टेंट। अगर हमारा इंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो कांस्टेंट हो गया तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, वो हमारी 0 हो जाती है, ठीक है। हम कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टर इज नोन एज द कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस को हम चार्ज पर यूनिट वोल्टेज की फॉर्म में भी बता सकते हैं, C इज इक्वल टू, क्योंकि Q जो है आपका चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज को, तब उसको ओपन करते हैं तो Q इज इक्वल टू CV के इक्वल आता है। तो C क्या है हमारा कैपेसिटेंस तो है, तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाई V के। तो इसका मतलब Q क्या है चार्ज और V क्या है वोल्टेज, तो यानी कि चार्ज पर यूनिट वोल्टेज ही हमारा कैपेसिटेंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, हाउ विल यू डिफाइन द कैपेसिटेंस, तो बता चुके हम, ठीक है, कि किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है इसको। व्हाट हैपन टू द वोल्टेज व्हेन करंट इज 0, ये कहता है कि अगर कोई भी हम सर्किट ले रहे हैं उसके थ्रू जो करंट है अगर हम 0 लेके चल रहे हैं तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। व्हेन वी यूज द 3 टर्मिनल रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, अगर हम 3 टर्मिनल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम से लेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहता है यूनिट ऑफ चार्ज एंड करंट, ठीक है, चार्ज की क्या होती है आपकी कूलम होती है, ठीक है, और करंट की क्या होती है आपकी एम्पियर होती है। फिर ये कहता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर, क्या प्रॉपर्टी होती है, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, करोजन एंड मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज, इसको ध्यान में रखना। रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस लेंथ जब इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज करता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मटेरियल या जो भी कंडक्टर लेके चलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा उसका इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमारा डिक्रीज करता है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब है आपका Q फैक्टर, Q फैक्टर क्वालिटी फैक्टर, ये क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ओके। फिर है आपके पास व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड फॉर द इंडक्टिव कॉइल, कौन सा हम यूज कर सकते हैं, materials used are marble because it is unaffected by the atmospheric conduction, तो इसके conditions, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्बल को यूज कर सकते हैं। which capacitor is preferred for the high voltage and frequency, एक्चुअली में हमारे पास वैक्यूम और जो हमारे गैस फिल्ड कैपेसिटर होते हैं, ये दोनों आपने कहा कैपेसिटर के 12th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। तो वहां पे ये जो हमारे पास वैक्यूम एंड गैस फिल्ड कैपेसिटर है उनको हम यूज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के लिए। अब क्या कहता है किरचॉफ करंट लॉ, क्या कहता है, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ आपको पता होना चाहिए कि टोटल वोल्टेज जो है वो भी हमारे पास 0 होती है, और करंट क्या कहता है कि पर्टिकुलर किसी नोड के ऊपर हमारे पास अगर सारा का सारा करंट निकाला जाए तो वो भी हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट हमारे पास होता है, ठीक है। उसके बाद है ये छोड़ देना, लिस्ट एग्जांपल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, आप कौन कौन से वोल्टेज सोर्स को यूज कर सकते हैं, तो आप बैटरी एंड जनरेटर को यूज कर सकते हैं। करंट सोर्स आप कैसा यूज कर सकते हैं, करंट सोर्स के अंदर हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर के जैसे ही हम किसको, ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स जो बनाते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, करंट सोर्स को इसकी तरह यूज कर सकते हैं, ठीक। अब हमारे पास आते हैं अपने इम्पिडेंस से रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चंस भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो बेसिक है, अगर वो नहीं पता होगा तो इम्पिडेंस तक आप कैसे पहुंचोगे, राइट। तो इसीलिए आपको वो भी करना पड़ेगा। अब आता है व्हाट इज द मीन्ड बाय द इम्पिडेंस ऑफ द एन एसी सर्किट, तो इसका मतलब इम्पिडेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो जब हम एलसीआर के अंदर लेके चलते हैं, इम्पिडेंस एक तरह का करंट जो हमारा अपोज करता है उसको बताता है, क्योंकि इम्पिडेंस एक तरह से एक रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो अगर वो रेजिस्टेंस है तो उसके सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसको अपोज करेगा। अगर अपोज कर रहा है और हम इसके अंदर एलसीआर सर्किट को लेके चलते हैं तो इम्पिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्ससी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है इम्पिडेंस की यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये सारे के सारे एक तरह से रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी बेटा, ओम होती है, इसीलिए इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी आपकी ओम हो जाएगी, ठीक है।
What do you mean by the effective current? Effective current क्या हो जाएगा? It is that value of the steady current which produced heat energy in the resistance in a given time as in produced by the AC in same resistance in the same time. यानी कि जिस तरीके से हम कोई steady current find out करते हैं, और ठीक है, तो आप कर सकते हो ये वाली, तो है ना। उसके बाद क्या है, व्हाट इज इफेक्टिव वोल्टेज इन एन एसी सर्किट, क्या हो जाएगी, सेम एज द आरएमएस वैल्यू, ठीक है। रिएक्टेंस आप बता सकते हो, इसकी यूनिट आपकी ओम हो जाएगी, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप बता सकते हो एससी एक्सी को, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एक्सी का तो होता है 1 में ओमेगा सी, और एक्सएल का कितना होता है, ओमेगा एल होता है, ठीक है। ओमेगा क्या है, 2 पाई न्यू है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। नीचे देखो इंडक्टिव के लिए पूछा है, तो इंडक्टिव के लिए कितना हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। अब ये कहता है हाउ डू कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, कैसे हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरी करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई के साथ। तो ये हमारा जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, ये हमारा डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका है एडमिटेंस। एडमिटेंस सबको पता है इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए इम्पिडेंस अगर ओम में है तो ये किस में हो जाएगी, आपकी महो या फिर ओम इनवर्स बोल सकते हो, ठीक है। कैन यू यूज द ऑर्डिनरी एमीटर एंड वोल्टमीटर फॉर द एसी मेजरमेंट, नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अंडर द कंडीशन में बी द इम्पिडेंस ऑफ दिस इज मिनिमम, तो कब हो जाएगा, जब एक्सएल एंड एक्सी आपका इक्वल हो जाए। अगर मैं ये कह दूं आपको कि ऐसा बताओ कि एलसीआर के अंदर कनेक्शन है और उसके अंदर हमें क्या करना है, एलसीआर में कनेक्शन है और हम करना चाहते हैं कि टोटल जो मेरे पास इम्पिडेंस है वो सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से आई, तो कैसे पॉसिबल है, तो कैसे पॉसिबल है बेटा, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू को इक्वल कर दो, तभी पॉसिबल है ना। तो उसके बाद इसके अंदर क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एमीटर एंड वोल्टामीटर आर यूज्ड फॉर दिस, तो हम ऐसे लेके चलते हैं विच आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, हम वही इसके अंदर आपके वोल्टामीटर और एमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या है, विच कंज्यूम नो पावर, इंडक्टिव आपका या कैपेसिटिव सर्किट, जो प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट है जो कि कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करती हैं, उनको हम बोलते हैं वॉटलेस करंट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है और तो आप कर ही लोगे ये वाले क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है इसके अंदर, ये तो मैं बता चुकी, ठीक है, ये भी आप कर चुके हो, ठीक है, कि एक्सएल जो एक्सी जो है वो 1 में ओमेगा सी है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी नीचे आ रही है, तो एक्सी तो क्या है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली है, और एक्सएल के अंदर ये डायरेक्टली आता है, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाउ डज द इम्पिडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट एंड पैरेलल वैरी विद द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वैरी करता है ये बताना है। तो पैरेलल में इस तरीके से हमारे पास कर्व आता है, और इसके अंदर क्या आता है, सीरीज के अंदर इस तरीके से आता है, ठीक है। तो पैरेलल में फर्स्टली ये हमारे पास इंक्रीज होता होता फिर डिक्रीज करता है, ये हमारा मैक्सिमम होता होता फिर डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब ये कहता है कि आपको वोल्टेज की फॉर्म में, जैसे आपने रेजिस्टेंस के फॉर्म में तीनों को कनेक्ट करके बताया था, तो वोल्टेज की फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे वहां पे एक्सएल माइनस में एक्सी आ रहा था, ये प्लस में हो जाता है, तो वोल्टेज की फॉर्म में ये तीनों प्लस में रहेंगे। एडमिटेंस के लिए पूछा है, एडमिटेंस क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस हम लास्ट कर चुके हैं। यूनिट क्या हो जाएगी, मैंने बताया था ओम इनवर्स या फिर महो बता सकते हो, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन ये मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा, तो दोनों इक्वल लिख दो, ठीक है। चौक कॉइल आप क्यों यूज करते हो, ताकि हम एसी करंट को रिड्यूस कर सके, इसीलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर वेस्टेज ऑफ पावर को क्या करता है, ये मिनिमम कर देता है। क्वालिटी फैक्टर आपने क्या बताया था, क्वालिटी फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंट कर्व, ये हमारा क्यू से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से ओमेगा नॉट एल बाई आर की फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने सारे जितने भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते थे वो मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब जस्ट आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से अपना परफॉर्म करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द video. Thank you.